Hello students, welcome to Future Education. I am Arya Dubey and today in this session we are going to discuss the chapter 11 of economics, that is aggregate demand and related concepts. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करेंगे. So let's get started with this video. सबसे पहले क्वेश्चन से हम चालू करते हैं. What will be the value of APS when APC is 0? APS यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की क्या वैल्यू रहेगी जब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जीरो रहेगा. यहाँ पे बोला गया कि अगर एपीसी आपका जीरो है तो एपीएस की क्या वैल्यू है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको यहाँ पे एपीएस और एपीसी के रिलेशनशिप को समझना होगा कि कैसे वो दोनों की दोनों कंसेप्ट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है. अब जैसे कि हम यहाँ पे देखें ऑप्शन हमें दिया A0, B1, 2, C2 और D इंफिनिटी. तो यहाँ पे आप देखें ये है एपीएस और एपीसी का रिलेशन. व्हेन एपीएस प्लस एपीसी हम दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों को ऐड करके जो हमें सम मिलता है वो आपका होता है 1. तो अब यहाँ पूछा गया कि अगर एपीसी 0 हो तो एपीएस की क्या वैल्यू होगी. तो अगर हम पुट करें इसको ऐसे इक्वेशन वाइज, सो एपीएस प्लस एपीसी, यहाँ क्वेश्चन ने क्लियरली बोला कितना रहेगा आपका 0 इज इक्वल टू 1. हम यहाँ पे इसको एपीएस को जो है अकेला कर देंगे तो एपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 जो कि कितना आपको आंसर देगा 1. यानी कि जब आपकी एपीएस की वैल्यू एपीसी की वैल्यू 0 रहेगी तो आपका एपीएस जो है उसकी वैल्यू जो रहेगी 1. तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सेकंड. नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे डैश इज कॉल्ड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. इसमें से कौन सा आपका एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है. एक्स अंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे हमें जो दो चीजें दी है, एक हमें एक्स अंटे और एक एक्स पोस्ट. तो हमारा ये वाला जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. अब यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको इन्वेस्टमेंट वर्ड दिया गया है. आप चाहें तो इसको किसी और चीज में भी इंक्लूड कर सकते हैं. एक्स अंटे सेविंग हो सकती है या फिर वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. पर जब भी एक्स अंटे के इस्तेमाल वर्ड इस दिया हो आपको तो आप जान जाना कि ये किसी प्लान्ड चीज के बारे में बात कर रहे हैं. वहीं पे एक्स पोस्ट यानी कि ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है या फिर वो इन्वेस्टमेंट जो रियलाइज करी गई है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फर्स्ट ए. सी आपका बोथ ए एंड बी दिया है तो बोथ ए एंड बी कोई सा भी चीज आपका नहीं हो सकती. या तो वो एक्स अंटे इन्वेस्टमेंट होगा या फिर वो एक्स पोस्ट होगा, या तो वो चीज एक्चुअली प्लान्ड होगी या फिर वो रियलाइज्ड होगी. इसलिए सी ऑप्शन जो है वो अपने यहीं पे गलत हो जाता है और हमें करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है, इसलिए ए हमारा सही यहाँ पे रहेगा. नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपलेस्ट कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम्स. अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए आपको और बोला गया कि जो सिंपलेस्ट कंजम्पशन फंक्शन का एजम्पशन है वो क्या हो सकता है. एक एक करके चारों ऑप्शन को देखते हैं. कंजम्पशन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस. कंजम्पशन चेंज होता है एक कांस्टेंट रेट पे जैसे जैसे आपकी इनकम बदलती है. तो हमने देखा है जैसे एग्रीगेट डिमांड में हम जब भी पढ़ते हैं तो एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कंजम्पशन होता है और इन्वेस्टमेंट होता है. जब हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, एग्रीगेट डिमांड मिलता है. साथ ही साथ में जब हम नेशनल इनकम यानी कि एग्रीगेट सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारी इनकम है, नेशनल इनकम, वो एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ती है. लेकिन हमारा जो कंजम्पशन है वो एक कांस्टेंट रेट पे चेंज होता है. यानी कि ऐसा नहीं कि वो इंक्रीज होता रहेगा. इनकम जो है वो कांस्टेंटली इंक्रीज होती है. सिमिलरली कंजम्पशन भी जो है वो भी एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होती है. फिर सेकंड ऑप्शन दिया है कंजम्पशन चेंजेस फास्टर विद मोर इनकम. यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन जो वो भी चेंज होगा लेकिन एक फास्टर रेट पे. थर्ड दिया कंजम्पशन डजंट चेंज विद इनकम. कंजम्पशन जो है बदलती ही नहीं है, डजंट चेंज जैसे जैसे इनकम बढ़ती है. और डी है कंजम्पशन चेंजेस विद मोर सप्लाई. यानी कंजम्पशन बदलता है और ज्यादा सप्लाई के साथ. तो ये तो आपको पता ही होगा जैसे जैसे किसी की भी इंडिविजुअल की किसी भी इकोनॉमी की इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन ही बढ़ता है. अब यहाँ पे हम जो इस चैप्टर में जो एजम्पशन लेके चलते हैं वो ये लेके चलते हैं कंजम्पशन जो है वो एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, तभी तो इंडिविजुअल जो है सेविंग कर पाएगा. अगर वो एक कांस्टेंट रेट पे नहीं बढ़ेगा तो सेविंग करना पॉसिबल नहीं रहेगा. इसलिए कंजम्पशन चेंजेस फास्टर विद मोर इनकम ये गलत ऑप्शन है. अगर कंजम्पशन ज्यादा रहेगी इनकम से तो वो हमेशा जो है इकोनॉमी एक डिससेविंग में रहेगा. वहीं पे कंजम्पशन डजंट चेंज, अगर कंजम्पशन नहीं बदलेगा तो उससे भी क्या होगा, इनकम के साथ अगर वो चेंज नहीं होगा तो उससे भी क्या होगा, हमें सेविंग और डिससेविंग जैसे कंसेप्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे. और कंजम्पशन चेंजेस विद मोर सप्लाई. तो कंजम्पशन और सप्लाई ये दोनों का जो है रिलेशन अलग अलग है, इसलिए डी भी यहाँ पे आपको गलत हो जाएगा. जो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि जो करेक्ट एजम्पशन है इस क्वेश्चन में हो रहा है कंजम्पशन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस. यानी कंजम्पशन बढ़ता है जैसे एक कांस्टेंट रेट पे
जैसे ऐसे इनकम बढ़ती है, यानी कि इनकम बढ़ रही है 0, 100, 200, 300, तो कंजम्पशन ही बढ़ेगा, लेकिन उसका रेट फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल 0, 80, 160, 240, 320, 80 से चेंज होगा, उससे ज्यादा वो फास्ट चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश इज द चेंज इन द कंजम्पशन पर यूनिट इन इनकम, यानी कि डैश क्या है, चेंज इन कंजम्पशन है, पर यूनिट चेंज इन इनकम, यानी कंजम्पशन की चेंज के बारे में बात करिए, चेंज इन कंजम्पशन को हम बोलते हैं क्या, सी, और चेंज इन इनकम भी बोला गया, पर यूनिट चेंज इन इनकम, यानी कि सी अपॉन चेंज इन इनकम, है ना। हम नेशनल इनकम को यहाँ पे वाई से डिनोट करते हैं, यहाँ पे डेल्टा सी यानी चेंज इन इनकम होगा, और डेल्टा वाई यानी हमारा नेशनल इनकम रहेगी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, देखते हैं क्या करके, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है, उसका फॉर्मूला आपका होता है एपीसी, का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम, राइट। तो यहाँ पे चेंज के बारे में बात करेंगे, तो ना हमारे पास डेल्टा सी है ना डेल्टा वाई। नेक्स्ट देखेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सेव आ गया, तो सेव तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अभी हम कंजम्पशन के बारे में बात करें, इसलिए बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, है ना, यही हमारा क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला। और आगे देखेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, वापस से यहाँ पे सेव के बारे में बात कर रहे हैं, सेविंग्स का क्वेश्चन नहीं है, किसके बारे में, कंजम्पशन के बारे में, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट देखेंगे डैश इज द चेंज इन कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम, यानी कि डैश चेंज है कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम। अब यहाँ पे कोई चेंज के बारे में बात नहीं करी है, बोला है कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम, यानी सी अपॉन वाई। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो एमपीएस है, वापस से या सेविंग्स के बारे में बोला गया है, तो ये ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो जाएगा। फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, वापस से यहाँ पे सेव के बारे में बोला गया है, सेविंग नहीं बल्कि हमें कंजम्पशन चाहिए। फिर थर्ड है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज सी अपॉन वाई इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और वेयर एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पे चेंज के बारे में बात करी थी, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, डैश इज अ सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम। डैश जो है वो सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम है। सेविंग पर यूनिट को हम कैसे यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे, एस यानी सेविंग, और इनकम आपका वाई। देखिए करके ऑप्शन देखते हैं, पहला एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो आप देखें यहाँ पे पहले कंज्यूम आ गया है, तो कंजम्पशन से ऑप्शन गलत हो जाता है, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन सेविंग के बारे में है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिकॉज ये सेविंग अपॉन इनकम जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि एपीएस। थर्ड यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, तो एमपीसी नहीं होगा ना, बिकॉज वापस से कंजम्पशन आ गया, तो ये ऑप्शन पहली गलत हो जाता है। और डी आपका दिया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, विच कुड हैव बीन राइट, बट यहाँ पे क्या दिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया है, और एमपीएस में चेंज आता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका करेगा बी। सेवेंथ क्वेश्चन, डैश refer to situation where aggregate demand is equal to aggregate supply and resources are not fully employed in an economy। तो यहाँ पे एक सिचुएशन पूछी गई है जहां पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्वल होती है किसके, एग्रीगेट सप्लाई की, और रिसोर्सेज जो है पूरी तरीके से एम्प्लॉयड नहीं है, रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में बात करी आ रही है, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज अभी फुली एम्प्लॉयड नहीं है। एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ए ऑप्शन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तब होता है जब सारी के सारी रिसोर्सेज जो है वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है और फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। बी दिया ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई उस पोजीशन पे इक्वल हो रही है जहां पे एम्प्लॉयमेंट लेवल जो करंट एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसके भी बियॉन्ड जा रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन भी जो है वो भी गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है रिसोर्सेज आर नॉट फुल एम्प्लॉयड, यानी रिसोर्सेज जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, इसलिए जो सी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जो कि है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के, बट अभी तक जो रिसोर्सेज है फुली एम्प्लॉयड नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज एडिशन टू स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, यानी कि डैश जो है उसको हम कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं कि वो हमारे स्टॉक में, कैपिटल स्टॉक में ऐड कर रहा है एज फिजिकल कैपिटल। एक एक करके देखते हैं, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और सेविंग। सो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है पहले उनको देखते हैं। कंजम्पशन और सेविंग जो है वो कभी भी हमारे फिजिकल कैपिटल में एज एन एडिशन नहीं आते, तो इसलिए कंजम्पशन और सेविंग अलग कंसेप्ट हो जाते हैं। जो हमारे फिजिकल कैपिटल में ऐड होते हैं वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज अमाउंट इनकर्ड यानी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, राइट। तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जो कि आपकी फिजिकल कैपिटल में ऐड करते हैं।
नेक्स्ट है डैश रिफर टू द अमाउंट बाय व्हिच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि ऐसी इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में बोला गया जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जितनी करेंटली है उससे ज्यादा एग्रीगेट डिमांड हो गई है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई के, और आप इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है उसको भी एक्सीड कर जाती है, उस लेवल को भी एक्सीड कर जाती है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप या फिर इन्फ्लेशन। तो ये जो गैप है यहाँ पे हमसे गैप पूछा गया एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और जो एस्टैब्लिश करने के लिए एग्रीगेट डिमांड चाहिए उसके बीच का गैप। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिफ्लेशन जो है यहाँ पे हमारे पहली कट हो जाएगा, डिफ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप दोनों, बिकॉज डिफ्लेशन एक सिचुएशन है जहाँ पे रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के बिलो आती है एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए, इन्फ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो इन्फ्लेशनरी गैप रहेगा, बिकॉज ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में अराइव होती है ना। आप देखें यहाँ पे जो बोला गया है एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड, तो इस सिचुएशन का हम बोल सकते हैं कि सिचुएशन क्या है? एक्सेस डिमांड। ओके तो इसलिए यहाँ पे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है और इसमें से जो गैप क्रिएट होता है वो आपका इन्फ्लेशनरी गैप है। ठीक है, आप इन्फ्लेशन यहाँ पे टिक करके मत आइएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन यहाँ पे गलत ऑप्शन रहेगा। उसके बारे में जो बीच में गैप आया है यहाँ पे उसके बारे में पूछा गया है। पाइलिंग अप ऑफ स्टॉक्स इन द वेयर हाउस इज नोन एज, स्टॉक्स को पाइल अप करना किसी वेयर हाउस में उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री या फिर नन ऑफ द अबव। तो पाइलिंग अप यानी एक्यूमुलेट करना यानी इकट्ठा करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ए, एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। बी और सी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि है, लेकिन यहाँ पे इंटेंडेड और अनइंटेंडेड वर्ड का इस्तेमाल करा गया। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया कि क्या इंटेंडेड है या फिर अनइंटेंडेड है ना। तो आप देखें यहाँ पे सारे ऑप्शन काफी सिमिलर है, पर यहाँ पे जिस ऑप्शन में ज्यादा कम स्टेट करा गया है हम उसी को चूज करेंगे, इसलिए बी और सी यहाँ पे आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन अ गिवन सिचुएशन व्हेन ईडी इज मोर देन एस इन एन इकोनॉमी देन, यानी कि एक सिचुएशन गिवन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी विल डिक्रीज, जनरल प्राइस लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब ज्यादा होते हैं तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ओके, एक्सेस डिमांड बोलते हैं। एक्सेस डिमांड के दौरान जो होते हैं जनरल प्राइस लेवल वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिक्रीज जो बात करी गई है ये एक्चुअली डेफिशिएंट डिमांड के दौरान होता है। फिर बी, इन्वेंट्री स्टॉक विल इंक्रीज बियॉन्ड डिजायर्ड लेवल, यानी इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा डिजायर्ड लेवल के, तो वो अभी यहाँ पे नहीं बढ़ेगा बिकॉज यहाँ पे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। सी दिया गया सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड अराइजेस, तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑप्शन जो है वो सी है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली पूछा गया है क्या होगा अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई की, उसकी इंप्लीकेशन नहीं पूछे गए थे, इसलिए बी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा। और डी है प्रोड्यूसर विल इंक्रीज प्लान्ड आउटपुट। तो क्वेश्चन में आपसे कुछ सिचुएशन के बारे में पूछा है, इसलिए आप यहाँ पे सी ऑप्शन जो है एक्सेस डिमांड उसको करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है इफ एमपीसी इज 0.5 देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी, यानी कि अगर एमपीसी की वैल्यू 0.5 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू रहेगी? तो हम देखें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम किससे डिनोट करते हैं? की से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी। ओके अब यहाँ पे हमें एमपीसी की वैल्यू गिवन है, एमपीसी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? यहाँ पे 0.5, तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दूंगा 1/0.5, तो ये मुझे मिल जाएगा 1/1 माइनस 0.5 करेंगे 0.5 बचेगा, और इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की यहाँ वैल्यू पूछी गई थी, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला दिए 1/4, फिर 0 और 1, और आखिर में हमें दिया हमारा करेक्ट आंसर क्या? 2। ओके तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, और आप उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है डैश इज एन एक्स एंटे मेजर। अब एक्स एंटे के बारे में पूछा गया है, क्या होता है एक्स एंटे? ये होता है आपका प्लान, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक एक करके जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ओके पहले दिए एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स पोस्ट हो जाएगा। तो पहले ही ये ऑप्शन जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा,
नेक्स्ट है प्लान्ड कंजम्पशन विच इज राइट, बिकॉज ये प्लान के बारे में बात करी मैंने आपको केवल प्लान, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। आगे का ऑप्शन देखते हैं। सी दिया है एक्चुअल आउटपुट इन द इकोनॉमी, वापस से एक्चुअल यहाँ पे बोला गया है, यानी कि ये आपका वापस से एक्स पोस्ट हो जाएगा, तो सी भी आपका गलत हो जाएगा। और डी ऑल ऑफ दी पहली गलत होगा, बिकॉज ए और सी जब गलत है तो डी भी आपका गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? बी, प्लान्ड कंजम्पशन। नेक्स्ट दिया है आपको व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीसी व्हेन एपीएस इज 0। तो एपीसी की क्या वैल्यू रहेगी जब आपका एपीएस 0 हो जाएगा। सो जैसे कि यहाँ पे पता है एपीसी और एपीएस का रिलेशन विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बोला गया एपीएस 0 है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से पुट करेंगे एपीसी प्लस 0 इज इक्वल टू 1, और एपीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, है ना। तो इररेस्पेक्टिव होगा एपीएस 0 हो या एपीसी 0, आपको बस ये जो रिलेशन है दोनों के बीच में यह याद होना चाहिए, इससे आप इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन फिर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एपीसी इज इनकरेक्ट। एपीसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला, एपीसी कैन बी ग्रेटर एंड स्मॉलर देन 1, यानी एपीसी जो है वो 1 से ज्यादा हो सकता है या 1 से कम भी हो सकता है। एपीसी कैन बी इक्वल टू 1, एपीसी जो है 1 के इक्वल हो सकता है। तो ए और बी है जो है दोनों के दोनों करेक्ट है। एपीसी जो है 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, और एपीसी जो है 1 की इक्वल भी हो सकता है। और सी है एपीसी कैन बी 0। तो एपीसी जो है वो 0 यहाँ पे नहीं हो सकता। बाय एपीसी 0 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एपीसी जो है उसका फॉर्मूला जो है वो था आपका कंजम्पशन अपॉन इनकम। अब यहाँ पे इसको 0 होने के लिए जो आपका न्यूमरेटर है ऊपर वाला जो कंजम्पशन है इसका 0 होना भी जरूरी है। और याद रखें कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन इज नेवर 0 ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन जिसको हम सी बोलते हैं, राइट। तो एपीसी जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। और फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, दैट इज ट्रू। एपीसी जो है वो इनकम के साथ साथ इंक्रीज में फॉल होता है, बिकॉज इनकम इंक्रीजेस एंड कंजम्पशन स्टेज कांस्टेंट। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे वो समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने अदर चैप्टर्स को भी इसी फॉर्मेट में कवर किया है, तो आप चैनल पे आके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। एंड डाउनलोड द फ्यूक्यू एजुकेशन ऐप टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।